हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट के और ईवीएस के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में लेवल 1 में जो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स में लेवल 1 के लिए पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर देती हूँ। द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5 इस। तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसको आप इजीली बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व भी कर रखा है। जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अब आप इसको बोर्ड मास रूल्स अप्लाई करो और इजीली सॉल्व कर लो। बी ओ डी, पहले तो डी जो है वो डिवीजन के लिए यूज़ होता है, तो सबसे पहले काम जो आपको करना है वो डिवाइड करना है। तो डिवाइड कहाँ पे दे रखा है? 35 डिवाइडेड बाई 5 गिवन है आपको। तो सबसे पहले आप 35 को 5 से डिवाइड कर लो। जब आप 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको जो है वो, एक सेकेंड, आप जब 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 7 मिलता है। 7 मिल गया आपको। अब आगे आपको सॉल्व करना है इसको। आगे आप सॉल्व कर रहे हो तो बी और डी, फिर क्या आता है हमारा? एम आता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ BODMAS, बोर्ड मास, राइट। अब हमें क्या करना है? एम यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो 35 इंटू 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे देखो एक और मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है, हम 3 को 18.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 को 18.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 55.5 मिलेगा। 35.3 को 5 से मल्टीप्लाई 25.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126.5 मिलेगा, राइट। अब आगे हमें सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें अब एडिशन तो इसमें है नहीं, तो अब सब्ट्रैक्शन ही करना है सीधा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 71 आएगा, और 71 में से फिर 7 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो आएगा आपका 64 आएगा, राइट। तो ये जो आंसर है आपका वो 64 आएगा। सो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या 64 हमें गिवन है। बिल्कुल, हमें जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमें 64 गिवन है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो 64 होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एंड अ रैबिट जम्प 7 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ओ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स दे विल बी जंपिंग टुगेदर। तो एक फ्रॉग है जो 3-3 स्टेप जंप कर रहा है, और रैबिट जो है 7-7 स्टेप जंप कर रहा है। तो ऐसा कौन सा स्टेप आएगा जहाँ पे दोनों मीट करेंगे? तो देखो, फ्रॉग जो है वो 3 स्टेप्स जंप करेगा तो 3 पे पहुंचेगा, फिर 6 पे पहुंचेगा, फिर 9 पे पहुंचेगा, फिर 12 पे, फिर 15 पे, 18 पे, 21 पे पहुंचेगा। फिर जब रैबिट 3 स्टेप्स, सॉरी, रैबिट जब 7 स्टेप्स जंप करेगा तो वो 7 पे पहुंचेगा, फिर 14 पे, फिर 21 पे। मतलब 21 पे दोनों मीट कर रहे हैं आपस में। तो 21 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मीट करेंगे। फिर अगर फिर से 21 आएगा, फिर वो मीट करेंगे, फिर 21 आएगा, फिर मीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इन ऑप्शंस में से, अब हमें 21 तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये ऑप्शन देखना है। ये तो हमें ये वाला ऑप्शन देखना है जहाँ मतलब जो 21 की टेबल में आता हो, जो 21 का क्या हो, मल्टीपल हो, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 21 की टेबल में आएगा तभी तो वो 21 21 21 21 वो हम उस स्टेप पे फ्रॉग और रैबिट पहुंचेंगे जहाँ वो मीट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 354, आप इसको 21 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। मतलब ये 21 का मल्टीपल नहीं है, 21 की टेबल में नहीं आता। सेकंड में भी पॉइंट में आंसर आएगा। थर्ड में भी आप इसको कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो। इसको भी 21 से करोगे पॉइंट में आएगा। लेकिन जब आप फोर्थ वाला जो आंसर है 358, इसको 21 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मीन्स ये 21 का मल्टीपल है और यही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 354, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है?
पहला है वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, दूसरा है वन इज़ अ प्राइम नंबर, तीसरा है वन एक कॉम्पोजिट नंबर है, एंड फोर्थ है वन इज़ बोथ अ प्राइम नंबर एंड अ कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली या वन से होते हैं, इसके अलावा वो किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एक नंबर है 7, 7 या तो खुद की टेबल में आता है या वन की टेबल में आता है। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जो वन से और खुद से तो कम्प्लीटली डिवाइड होते ही हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता। और भी नंबर्स हैं जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 6 है, 6 2 की टेबल में भी आएगा, 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा और 6 में भी आएगा, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। तो वन क्या होता है? वन जो है एक ऐसा नंबर है, ना तो वो कॉम्पोजिट नंबर में आता है ना वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। तो वन जो होगा वो क्या होगा? ना प्राइम नंबर होगा ना कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही है। वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये हमें NEP 2020 से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। पढ़ लेती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया। नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में NEP बात करता है कि बच्चों को नॉलेज ऑफ इंडिया, अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब वो नॉलेज के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं NEP में और क्या इंक्लूड नहीं किया गया, इसको हमें बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला है कि फॉर्मल एग्जामिनेशन टू असेस द नॉलेज गेन्ड बाय स्टूडेंट। बच्चों ने क्या सीखा, इंडिया के बारे में क्या जाना, उसका एक फॉर्मल एग्जामिनेशन ले लो, फॉर्मल टेस्ट ले लो। सेकंड है नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। तो हमने पढ़ा है ना कि प्रीवियस नॉलेज हमें अभी के सीखने में कितनी मदद करती है। तो वैसे ही अगर हमें प्राचीन भारत का ज्ञान होगा, प्राचीन भारत का जो ज्ञान था उसने कैसे मॉडर्न इंडिया को बनाने में कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया, ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है और सेकंड ऑप्शन भी इसका मतलब बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन अभी हम देखेंगे वो करेक्ट है या नहीं है, लेकिन सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है ट्राइबल नॉलेज या इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है? मतलब कि बच्चों को जो है आदिवासी ज्ञान प्रदान करना, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके बताना, मतलब कि कैसे लर्निंग के जो ट्रेडिशनल वे होते हैं, पारंपरिक तरीके हैं और जो स्वदेशी तरीके हैं उनको बच्चों को बताना। मतलब अपने खुद के स्वदेशी तरीके और पारंपरिक तरीके क्या हैं लर्निंग के, और आदिवासी चीज़ों का ज्ञान कराना है बच्चों को। उसको हम कैसे करा सकते हैं? आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसी में उसको इंक्लूड कर दो, तो बच्चा वो खुद ब खुद सीख जाएगा। मैथ्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स में इंक्लूड कर दो, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर। तो ये जो इसमें क्या बता रखा है कि विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आप इन चीज़ों को उन्हीं सब्जेक्ट्स में ऐड कर दो, ताकि बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के साथ साथ इन चीज़ों को भी सीख पाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। फोर्थ ऑप्शन कहते हैं फील्ड विजिट टू डिफरेंट स्टेट्स एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। बच्चों को फील्ड विजिट पे ले जाना। फील्ड विजिट जो है वो कराना बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्यों रहता है? क्योंकि उससे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चे रियल लाइफ चीज़ों सिनेरियो में जाते हैं और रियल लाइफ चीज़ों को खुद देख के सीखते हैं। तो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स मतलब कराना जहाँ पे वो दूसरे स्टेट्स में जाएं और वहाँ के कल्चर को जान पाएँ और अपना कल्चर उनके साथ शेयर कर पाएँ। तो एक जो है कल्चर का एक्सचेंज हो पाए, राइट। जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों मतलब जो संस्कृति है हमारी उसका आदान प्रदान हो पाए। तो ये वाला ऑप्शन पे बिल्कुल करेक्ट है। जो इनकरेक्ट होगा, जो NEP में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, वो है एग्जामिनेशन। एक तो ये एग्जामिनेशन वर्ड ही खुद में नेगेटिव वर्ड होता है, वो भी फॉर्मल एग्जामिनेशन कराना नॉलेज ऑफ इंडिया के लिए, वो तो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका, इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ना, फॉर्मल एग्जामिनेशन टू असेस द नॉलेज गेन्ड बाय स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस। जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हैं एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, राइट। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप अलग अलग तरीके से उसको बताओगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका भी हो सकता है, ये तरीका भी हो सकता है, बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो
मैथमेटिक्स में कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती है? मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब अलग अलग तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। तो इसके लिए क्या जो बात है इसमें, वो सही नहीं है। पहला जो है वो कहता है कि ये स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़रूरी तरीका है, ताकि जो वो वाली परंपरा चली आ रही है कि एक ही सही उत्तर होगा या एक ही तरीका होता है किसी चीज़ को समझने का, पढ़ने का, उससे ये मुक्त कराती है। तो बिल्कुल सही है, ये हमें इस चीज़ से मुक्त कराती है। ये वाली जो अप्रोच है हमें किस चीज़ से मुक्त कराती है कि सीखने का, बस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, हमें गलत बताना है। दूसरा है वेरी ऑफन देयर आर मैनी वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बहुत बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है, अगर हम ये मल्टीप्लिसिटी अप्रोच यूज़ करें तो हम ये भी जान पाएंगे, बच्चे ये भी जान पाएंगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा, ये बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई करता है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या? अगर उनको अलग अलग तरीक़ों से कोई चीज़ सिखाई जाए तो क्या कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और उनके पढ़ाई में कोई बाधा आ जाएगी? नहीं, बल्कि ये मदद करता है बच्चों को कन्फ्यूज़ ना नहीं करता, बल्कि ये जो अप्रोच है ये बच्चों की मदद करती है कि अगर वो किसी कॉन्सेप्ट को एक तरीके से नहीं सीख पा रहे तो वो दूसरा तरीका अप्लाई करके उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। ऑफरिंग सच अ चॉइस अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड यूज द अप्रोच दैट इज़ मोस्ट नेचुरल एंड ईजी फॉर देम। इससे बच्चों को भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बच्चों को क्या ऑप्शन मिल जाता है? अगर आप अलग अलग तरीके यूज़ करोगे तो बच्चा जो है, जो उसको सबसे आसान तरीका लगेगा, सबसे नेचुरल तरीका लगेगा, उससे वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर, मतलब सॉल्व कर पाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इससे बच्चों के पास चॉइस आ जाती है कि वो एक्सप्लोर कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ वो वाली अप्रोच को जो उन्हें सबसे ज़्यादा आसान और नेचुरल लगती है। तो ये भी सही है। तो जो गलत है कि ये बाधा है, वो जो है ये एक बाधा है और ये बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल गलत है और यही सही सही आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा हुआ है। 36th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 36th क्वेश्चन क्या कहता है? करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर लीस्ट रेलिवेंट इन प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम। मतलब अगर प्राथमिक कक्षा में गणित को पढ़ाया जा रहा है तो इनमें से कौन सा जो तरीका है वो सबसे सबसे कम, मतलब यूज़फुल होगा, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा। मतलब अगर आप ये तरीका यूज़ करते हैं तो कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं आपको। तो पहला है कनेक्शन बना के और रिप्रेजेंट करके पढ़ाना। कनेक्शन मतलब किसी चीज़ के साथ आप कनेक्ट करके पढ़ा रहे हो। अगर आप कोई टॉपिक सिखा रहे हो, मतलब आप कोई वर्ड प्रॉब्लम करा रहे हो, तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हो कि बेटा आप शॉप पे गए अपने जो है स्टेशनरी का सामान खरीदने, बुक्स खरीदने, पेन खरीदने, तो आप एक कनेक्शन बना के और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके बच्चों को सिखा रहे हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये प्राइमरी क्लासेस में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा जो है वो इसी तरह से सीख पाएगा अगर आप उसको उसके लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देंगे। दूसरा है बच्चों को रट्टे लगवा दिए फार्मूला वगैरह जो है बच्चों को बोल दिया कि इसको याद कर लो, रट लो। तो ये वाला जो मेमोराइजिंग फार्मूले होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। मेमोराइजेशन ही एक बिल्कुल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। हम मेमोराइज़ करके कभी भी नहीं सीखते हैं, ना प्राइमरी में बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग है। थर्ड है पैटर्न यूज़ करके आप पैटर्न दिखा रहे हो बच्चों को, टेबल सिखा रहे हो, तो आप एक पैटर्न बता रहे हो कि किस पैटर्न के थ्रू ये चलता है, या बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए हम पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस के लिए पैटर्न का बिल्कुल यूज़ किया जाता है। फोर्थ है विजुअलाइजेशन मतलब अपने दिमाग में किसी चीज़ की पिक्चर बना लेना, विजुलाइज करना चीज़ों को, मतलब उनको एक इमेजिन करवाना, राइट। तो ये भी बिल्कुल अच्छा तरीका है। या किसी कोई दृश्य दिखाना बच्चों को, उसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो उस कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ, समझ पाएँ, एक रियल लाइफ उनको एक्सपीरियंस मिल पाए। तो
फोर्थ वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सबसे जो किसी काम का नहीं है ना, बिल्कुल लीस्ट रेलेवेंट जो चीज़ होती है प्राइमरी क्लासेस में, उसको तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ मेमोराइजिंग फॉर्मूले। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। 37th पे आ जाते हैं। 37th क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सी जो स्टेटमेंट है इनमें से बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स डू नॉट एन्जॉय रिडल्स इन मैथमेटिक्स क्लास, क्या बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं वो गणित की कक्षा में पहेलियों का आनंद नहीं लेते। ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर आप पहेलियों के माध्यम से सिखाओगे तो बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, हमसे सबसे सही पूछा हुआ है। थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चार्ट्स को यूज़ किया जाता है सिर्फ चार्ट्स की मदद से इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में चार्ट्स को यूज़ किया जाता है। हाँ, किया जाता है, चार्ट्स यूज़ होते हैं, ये भी ठीक है बात। फोर्थ है, यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लास कंज्यूम स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। अगर क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किया जाए, तो अगर क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करके पढ़ाया जाए तो क्या वो उससे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, उनको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो बल्कि हेल्पफुल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, वो मैंने छोड़ दिया था, वो है मैथमेटिक्स लैब। मैथमेटिक्स लैब जो होती हैं स्कूल्स में या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स लैब्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे बच्चे जो है उनको हैंड ऑन एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, मतलब खुद से करके सीखने का मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। लैब में जाते हो आप लोग, स्टूडेंट्स लैब में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे उनको खुद से उनको प्रैक्टिकल करके सीखने का मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल सबसे अप्रोप्रिएट जो इसमें स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा कि मैथमेटिक्स लैब में जो है बच्चों को करके सीखने का, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखने का मौका मिलता है। 38th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 38th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ। हमें ये 3 नंबर दे रखे हैं, 9909, 9099 एंड 9009। इन तीनों को जब हम सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे, तो इनमें से इनके सम में से हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमें 25454 मिले। इन तीनों नंबर्स का सम करेंगे और इनके सम में से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 2554 मिले। तो इसको देख लेते हैं। पहले तो मैंने इन तीनों का सम किया है, तो मुझे जो है वो एक सेकंड मैं पेन ले लेती हूँ। मुझे क्या मिला है, 28017 मुझे मिला है, राइट। उसके बाद जब मैंने 28017 में से मुझे कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है कि मुझे 25454 मिले। तो 2801 में से मैंने जो जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है मैंने उसको x मान लिया है, इक्वल टू 2554 हो गया। 2801 को मैं x को इधर लेके चली जाती हूँ और 2554 को इधर ले आती हूँ। तो यहाँ इधर 2554 क्या है, पॉजिटिव में है, तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 28017 में से माइनस करूँगी जब मैं 2554 को, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 2563, राइट। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, वेरी इजली ये सॉल्व हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2563। ये वाला जो ऑप्शन है इसका 38 का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2563 इज़ द करेक्ट आंसर। 38 पे मूव करते हैं, सॉरी 39th क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड सॉल्व। एक स्टूडेंट है क्लास थर्ड का, उसको उसकी जो टीचर है वो प्रॉब्लम देती है 26 × 5 और वो कुछ इस प्रकार से उसको सॉल्व कर देता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता है और 30 उसको आंसर आता है। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम 0 को नीचे लिखते हैं और जो 3 होगा उसको हम 2 के साथ ऐड कर देंगे, मतलब बाकी जो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ रीग्रुप कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट बच्चे ने क्या किया है, उसने 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30 लिख दिया है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 10 लिख दिया है, राइट है। उसने रीग्रुपिंग नहीं की है, मतलब कि
हमें क्या करना होता है, हमें 0 नीचे लिखना था और 3 को हमें 2 के साथ लिखना था और 5 इंटू 2 करके 10 करके और उसमें 3 को ऐड करना था। हमें रीग्रुपिंग करी थी। तो उस बच्चे ने क्या चीज़ नहीं करी, उसको क्या किस चीज़ से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन है, उसको किस चीज़ की भ्रांति है जिसे हमें सुधारना है, उसका कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है जिसे हमें सुधारना है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग। मतलब उसने रीग्रुपिंग करना नहीं सीखा, उसने क्या किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, जबकि उसको उसका जो रिमेनिंग पार्ट था उसको 2 के साथ रीग्रुप करना था, तो उसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39 का वो 3 है। हमें बच्चे को रीग्रुपिंग सिखानी है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी इस बच्चे को। 40 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 वाला क्वेश्चन देखो अब क्या है। वाइल सॉल्विंग, एक क्वेश्चन दिया जाता है, टीचर एक क्लास सेकेंड के बच्चों को क्वेश्चन देती है 182 माइनस 67 इन क्लास सेकेंड। अ टीचर एक्सप्लेन दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2। हमें क्या करना है, 7 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 2 तो छोटा है 7 से, तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए टीचर कहती है कि क्या करना पड़ेगा, आपको बोरो करना पड़ेगा। किससे, 8 से बोरो करना पड़ेगा, जैसा हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। और फिर हम उसके बाद जो है हमें हमें हमारे पास 12 आ जाएगा और 12 में से फिर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन स्टूडेंट टोल्ड टीचर, लेकिन एक बच्चा है वो कहता है कि मैम वाई वी आर बोरोइंग फ्रॉम 8, हम 8 से बोरो क्यों कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि बोरो करना, किसी से उधार लेना, बोरो करना गलत बात होती है। तो वॉट अ टीचर शुड डू इन सच सिचुएशन, क्या करना चाहिए टीचर को। अगर कोई बच्चा खड़ा होकर ये कह देता है कि मैम आपने तो बोला था कि उधार लेना गलत बात होती है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में तो हम 8 से उधार ले रहा है, 2 तो उधार ले रहा है 8 से, तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए। तो इसके लिए टीचर को अब क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, टीचर शुड इग्नोर द स्टूडेंट क्वेश्चन एंड कंटिन्यू विद हर वर्क। टीचर को इग्नोर कर देना चाहिए बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है। ऐसा नहीं कर सकते, टीचर कैसे बच्चों के क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकता है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। सेकंड है, टीचर शुड स्कोल्ड द स्टूडेंट एंड मेक हिम सिट। बच्चे को डांट के उसे चुपचाप बैठा देना चाहिए कि चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे फालतू के क्वेश्चन मत पूछो। ये भी गलत है, आपको उसकी क्वेरी को सॉल्व करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर थर्ड है, टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरोइंग टू रीग्रुपिंग एंड देन शो द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग। तो टीचर क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, टीचर बोरोइंग वर्ड यूज़ ही ना करे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि बोरोइंग एक गलत वर्ड है, बोरोइंग का मतलब उधार लेना होता है। तो टीचर क्या कर सकता है, बोरोइंग वर्ड की जगह रीग्रुपिंग वर्ड यूज़ कर सकता है। राइट, मतलब तो दोनों का एक ही है, रीग्रुप तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो बोरोइंग की जगह रीग्रुप वर्ड यूज़ कर सकता है। तो ये तरीका बिल्कुल सही होगा। तो थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फोर्थ देख लेते हैं, टीचर शुड टेल द स्टूडेंट टू फोकस ऑन लर्निंग द एल्गोरिथम ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो वो टीचर या ये कह दे कि आप चुपचाप सब्ट्रैक्शन सीखो और ये फालतू की क्वेश्चन मेरे से मत पूछो, ऐसा करना चाहिए क्या टीचर को। नहीं, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि टीचर बोरोइंग वर्ड की जगह रीग्रुपिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो 40th का जो करेक्ट आंसर वो होगा आंसर नंबर 3, दैट इज़ टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरिंग टू रीग्रुपिंग। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।